इमरान खान का भी वही मौकफ है जो ट्रम्प का है। वो कहते हैं बाकी सबको सजाएं दे दें, मुझे बचा लें, मुझे 9 मई में सजा ना दें फौज के साथ डील करने पर, कि अगर फौज 9 मई के मुल्जमान को सजाएं दे तो इमरान खान उस पर एहतजाज नहीं करेंगे। फौज 9 मई में इमरान खान को भी सजा देगी। आज जब मौलाना ने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलेंगे, अगर मौलाना फजलुर रहमान का कोई मैंडेट चोरी हुआ है तो वो पीटीआई ने चोरी किया है। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुजम्मिल सोरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक है। अच्छा ये बताएं कि आज इमरान खान ने जो है वो मुकम्मल तायीद की है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की, और मुतालबा भी किया है कि 9 मई में मुलव्वस जो मुल्जमान हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई की जाए और बल्कि सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये अंदर की बात क्या है? वो कह रहे हैं, देखो उन्होंने कहा है कि जिस तरह कैपिटल हिल में सीसीटीवी फुटेजेस के साथ ढूंढ ढूंढ कर मुल्जमान को सजा दी गई है जो कैपिटल हिल के अंदर गए थे वाशिंगटन में, इसी तरह जो कोर कमांडर के जीएचक्यू के इनके गेटों पे गए हैं जिन्होंने शोधा, तो सबको सजाएं दी जाएं। पहली बात तो ये है कि वो अपने कारकुनों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो सारे पीटीआई के कारकुन हैं। को मेरा मतलब है कि और तो कोई है नहीं। मैं भी कईयों को जानता हूँ जो पीटीआई के लोग हैं, जो हैं, तो मतलब वो उन सब कह रही हैं उन सबको सजाएं दे दें। अब आप कैपिटल हिल के मामले पे भी देखें, वहां पर जब ट्रम्प के खिलाफ मुकदमा चलाने लगते हैं, जो ट्रम्प इस्तिस्ना मांग लेता है और कहता है कि जी मेरे ऊपर तो मुकदमा ना चलाएं कैपिटल हिल का, जिन लोगों को सजाएं देनी है दे दें, मैं मुझे सजा ना दी जाए, बाकी जिसको मर्जी दे दें। इमरान खान का भी वही मौकफ है जो ट्रम्प का है। वो कहते हैं बाकी सबको सजाएं दे दें, मुझे बचा लें, मुझे 9 मई में सजा ना दें, बाकी आप यास्मीन राशिद को दे दें, महमूद रशीद को दे दें, एजाज चौधरी को दे दें, राजा बिशारत को दे दें, जिसको भी देनी है दे दें, पर मुझे ना दें, क्योंकि मैं तो मौके पे मौजूद नहीं था, मैं तो अंदर था। जो 9 मई में है ना कि इसके जो सहूलतकार हैं और ये हैं, उनमें आते हैं ना इमरान खान। मौके पे तो इमरान खान मौजूद नहीं थे। तो अब खान साहब इस बात पर आ गए हैं फौज के साथ डील करने पर, कि अगर फौज 9 मई के मुल्जमान को सजाएं दे तो इमरान खान उस पर एहतजाज नहीं करेंगे। अगर इमरान खान 9 मई के मुल्जमान की सजाओं को कबूल कर लेंगे, इस शर्त पर कि इमरान खान को ये सजा ना दी जाए, और ये डील भी मेरे ख्याल में फौज को काबिल कबूल नहीं होगी। फौज 9 मई में इमरान खान को भी सजा देगी, सिर्फ वो बात मुल्जिम बाकी जो लोग मौके पे थे उनको सजा देने की हद तक नहीं है। कैपिटल हिल हमले के केस में भी ट्रंप ने जो इस्तिस्ना मांगा है, वो वॉशिंगटन की पुलिस ने वो इस्तिस्ना रिजेक्ट कर दिया है और उसका केस अब अदालत में मौजूद है। वो तो सदारती इस्तिस्ना मांग रहे हैं। इमरान खान को तो कोई सदारती इस्तिस्ना भी अवेलेबल नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में इमरान खान की जो गुफ्तगू है फौज से मुफाहमत की कि मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को के एलामियों को सपोर्ट करता हूं, वो इस बात का एक और इशारा दे रही है कि जेल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वो जो लोग अच्छा कह रहे थे मुजम्मिल ना, साहब, अलामिया में जिक्र था कि मंसूबा साजों के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मंसूबा सा, वो जो लोग हमें बताते थे ना कि कप्तान जेल में डट के खड़ा है, कप्तान ना झुका है ना बिका है कप्तान, तो वो देख लें जेल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वो कहता है 9 मई के बाकी सब मुल्जिमों को सजाएं दे दें जिनके ट्रायल हो रहे हैं। वो कह रहा है एहसान न्याजी को सजा दे दें, और जो लोग हैं सबको सजाएं दे दें, बस मुझे सजा ना दें। तो मेरे ख्याल में ये जब आदमी खुद को बचाने की तरफ आ जाए तो ये इशारा है कि जेल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, और ये अगले 2-3 माह में 4 माह में आपको मजीद कप्तान टूटता हुआ नजर आएगा। ये जो मुफाहमाना गुफ्तगू है, कप्तान को समझ आ गई है कि ये जो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद का जो मंजरनामा है वो इमरान खान के लिए कोई हौसला अफजा नहीं है। गंडापुर वजीर आला बन गए, इमरान खान को क्या मिला? वो तो जेल में है अडियाला के। बैरिस्टर गौहर कौमी असम्बली में रुकन बन गए हैं, उमर यूब साहब बन गए हैं, जो शेर अफजल मरवत बन गए हैं, शिंदाना गुलजार बन गई हैं, शहरयार अफरीदी बन गए। इमरान खान कहाँ है? इमरान खान तो जेल में है ना, बुशरा बीबी तो जेल में है। ये सब तो कुछ ना कुछ बन गए हैं, इनकी मरात भी शुरू हो गई हैं, ये कौमी असम्बली में तकारीर भी करते हैं। असद कैसर साहब आज कैबिनेट के मेंबर भी बन गए केपी में। लेकिन आप बताएं इमरान खान कहाँ है? इमरान खान तो जेल में ही है और उनको उनके बाहर निकलने का कोई चांस भी नहीं है। इमरान खान को ये भी समझ आ गई है कि 8 फरवरी के जो नताइज हैं वो इमरान खान को जेल से निकालने के लिए काफी नहीं है।
जो 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज हैं, वो इमरान खान को की सज़ाएँ ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। और इमरान खान को ये भी समझ आ गई है कि मज़ीद सज़ाएँ भी होनी हैं। ये सब लोग अपनी हुकूमतें भी चलाते रहेंगे, कौमी असम्बली की मेंबरशिप भी एन्जॉय करते रहेंगे, ये सब लोग अपनी सियासत भी करते रहेंगे, मैं जेल में सड़ता रहूँगा। तो मेरे ख़्याल में वो खुद को जेल से निकालने के लिए अब कोई रास्ता तलाश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझसे तो 8 फरवरी के बाद किसी ने राब्ता नहीं किया। उनका मौक़िफ़ है कि लोग बैरिस्टर गौर से बात कर रहे हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत से बात कर रहे हैं, उमर अयूब से बात कर रहे हैं, गंडापुर से बात कर रहे हैं। कोई इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान को अपनी सियासी तन्हाई का अंदाज़ा हो रहा है, जो 8 फरवरी से एक उम्मीदें थीं कि उस दिन कोई इनकलाब आ जाएगा, उन्हें समझ आ गई है कि जो कामयाबी मिली भी है, वो कामयाबी इमरान खान को बचाने के लिए काफ़ी नहीं है। बल्कि इमरान खान की मुश्किलात में इज़ाफ़ा ही हो सकता है, कमी नहीं हो सकती इन इंतखाबी नताइज के नतीजे में भी। लोग चाहे कि कौमी असम्बली में इमरान खान का नारा लगाते रहें, लेकिन जेल से नहीं निकाल सकते। जेल में वो रहेंगे। तो इसलिए मेरा ख़्याल है उन्होंने कोशिश की है कि वो खुद कोई मुफ़ाहमाना पॉलिसी इख्तियार करें और खुद ही वो कोई ऐसी बात करें कि उनसे कोई बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन मुझे लगता है बहुत देर कर दी है इमरान खान ने। ये मुफ़ाहमाना पॉलिसी लेते-लेते इमरान खान साहब ने बहुत देर कर दी है। अब शायद उनकी सिस्टम को उनकी अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, उन्हें जेल में बैठना पड़ेगा। अच्छा, एक और अंदर की बात बताएँ, ये वक़्त के करवट लेने के साथ-साथ ही मौलाना फज़लुर रहमान भी बदल गए हैं। उन्होंने पीटीआई का साथ देने से इनकार क्यों कर दिया है? क्योंकि पीटीआई ने उन्हें सदारती उम्मीदवार नहीं बनाया। आप देखें ना मौलाना फजलुर रहमान को तो उम्मीद थी कि अगर पीटीआई उन्हें सदारती उम्मीदवार बना दे, तो वो सदारत के का इलेक्शन लड़ लेंगे। जीतना ना जीतना तो और बात है, लेकिन पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई को बना दिया है, उनको नहीं बनाया। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि वो पीटीआई से बहुत नाउम्मीद हुए हैं और उस नाउम्मीदी की वजह से उन्होंने अब पीटीआई के साथ ना चलने का फ़ैसला किया है। अगर देखें सबसे ज़्यादा वोट तो पीटीआई के बाद मौलाना फजलुर रहमान के पास थे, बलूचिस्तान में 11 वोट थे, कौमी असेंबली में वोट थे, सेनेट में वोट थे, केपी असेंबली में वोट थे। महमूद खान अचकज़ई के पास तो कोई वोट ही नहीं है, वो तो अकेला एक वोट है। तो मेरे ख्याल में महमूद खान अचकज़ई के सदारती उम्मीदवार बनने ने मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक-ए-इंसाफ के रास्ते जो जो करीब भी आ रहे थे, वो भी खत्म कर दिए हैं। और आज जब मौलाना ने कहा है कि हम तहरीक-ए-इंसाफ के साथ नहीं चलेंगे, दरअसल उन्होंने ऐलान ला ताल्लुकी किया है कि अगर पीटीआई ने उनको सदारती उम्मीदवार नहीं बनाया, तो फिर उनकी छुट्टी है। अच्छा, उन्होंने एक और ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है मैंडेट को तब्दील करने वाला मुजरिम कोई और है और उसको निशाना बनाऊँगा मैं। किसको निशाना बना रहे हैं वो आगे? वो फ़ौज की बात कर रहे हैं और कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से फ़ौज पर इल्ज़ाम ना लगाया जाए, मुदाखलत पर फ़ौज पे इल्ज़ाम ना लगाया जाए। और मुझे लगता है मौलाना को भी वो मैसेज मिल गया है। मौलाना अब सिर्फ़ गीदड़-बप्पियाँ लगा रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं। एक आध इंटरव्यू में नाम लेने के बाद वो खामोश हो गए हैं। लेकिन इशारा उनका फ़ौज की तरफ है, उनके गिले भी फ़ौज से हैं। आप मुझे बताएँ, अगर मौलाना फज़लुर रहमान का कोई मैंडेट चोरी हुआ है, तो वो पीटीआई ने चोरी किया है। वो क्या पंजाब से जीत रहे थे जो मुस्लिम लीग नून ने उनका मैंडेट चोरी कर लिया है या वो को मेरा मतलब है कराची से जीत रहे थे कि एमक्यूएम ने चोरी कर लिया है। सिंध की 2 सीटों का रौला है वो राशिद सुमरो वाली। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी में भी सिंध में भी उनके मौलाना के पास को बहुत ज़्यादा सीटों का तो दावा नहीं है उनका। असल उनका दावा तो जो है वो केपी का है और उनका अगर मैंडेट चोरी किया है, तो वो गंडापुर ने किया है जिसने उनको हराया है या केपी में पीटीआई ने किया है। उन्होंने कोई एहतजाज करना है तो सब पीटीआई के खिलाफ करना है। वो तो पीटीआई के साथ लगे हुए थे कि पीटीआई उनको जो है वो सदर का उम्मीदवार बना देगी, पीटीआई ने वो भी नहीं बनाया। तो अब उनका एहतजाज तो पीटीआई के खिलाफ बनता है ना। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, तहरीक-ए-इंसाफ के लिए महसूस नशिस्तों के हवाले से आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो उससे तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक और उम्मीद की किरण ने जन्म ले लिया है। क्या तहरीक-ए-इंसाफ को महसूस नशिस्तें मिल जाएँगी? अब कोई चांस नज़र आ रहा है? देखिए, अभी तो सिर्फ़ हुक्म इतना ही जारी हुआ है, फैसला तो नहीं हुआ है। एक स्टे ऑर्डर दे के उन्होंने नोटिस जारी किए हैं और मैं समझता हूँ कि ये स्टे ऑर्डर उनको नहीं जारी करना चाहिए था।
पहली बात तो ये है कि ये सवाल तो अब बहुत जायज है ना कि तहरीक इंसाफ हर मुकदमा पिशावर हाईकोर्ट में क्यों ले जाती है। आप ये बताएं, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है मखसूस नशिस्तों का, वो पिशावर में दिया है? जो आप पिशावर हाईकोर्ट में रिट कर रहे हैं, वो फैसला तो इस्लामाबाद में दिया है। आपने रिट करनी है तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में करें या सुप्रीम कोर्ट में करें। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर तो इस्लामाबाद में है। ये बात जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में निशान वाली बात हुई थी, तब भी उन्होंने कहा था कि भाई आप पिशावर हाईकोर्ट क्या लेने चले जाते हैं हर बार, घुस घुस के पिशावर हाईकोर्ट जाते हैं। तमाम मफरूर और इश्तिहारी जो है वो जमानतें लेने पिशावर हाईकोर्ट चले जाते हैं। पिशावर हाईकोर्ट तो एक पीटीआई का, मेरा मतलब है कि वो सहूलतकार बना हुआ है। सबको कहना चाहिए वहां से जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे, जुडिशियल फैसिलिटेशन के नाम पर। तो इसलिए ये सवाल तो जायज है कि वाई पिशावर हाईकोर्ट, क्यों इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं, क्यों लाहौर हाईकोर्ट नहीं, क्यों सिंध हाईकोर्ट नहीं, क्यों बलोचिस्तान हाईकोर्ट नहीं, क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं, वाई ओनली पिशावर हाईकोर्ट? क्यों मखसूस नशिस्तें पंजाब से नहीं सुन्नी ताज कौंसिल की जा रही? उनका केस उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में क्यों नहीं किया? सिंध में नहीं उनके नुकसान हो रहा, बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, कौमी असेंबली में नहीं हो रहा? ये सारे केस उठाकर ये पेशावर हाईकोर्ट में क्यों ले जाते हैं? क्या सहूलतकारी है कि पीटीआई हर केस उठा के हर मफरूर और इश्तिहारी पेशावर हाईकोर्ट में पेश होता है, हर केस पेशावर हाईकोर्ट लेके जाते हैं? लोग अब मीम बनाने लगे हैं कि अगर कुलभूषण यादव का ताल्लुक भी पीटीआई से होता तो उसे भी दिल्ली तक राहदारी जमानत पेशावर हाईकोर्ट से मिल जानी। तो मेरे ख्याल में पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को इस रविश को देखना चाहिए। उनको इस केस के बारे में ये कहना चाहिए था कि भाई हमारी डोमेन नहीं बनती। आप बताएं, कौमी असेंबली की टिकटों के बारे में, सीटों के बारे में पेशावर हाईकोर्ट कैसे फैसला कर सकता है? पेशावर हाईकोर्ट तो केपी की 8-10 सीटों के बारे में फैसला कर सकता है। पंजाब की सीटों के बारे में पेशावर हाईकोर्ट कैसे फैसला कर सकता है? सिंध की सीटों के बारे में, कौमी असेंबली की सीटों के बारे में, जो पेशावर हाईकोर्ट की जहां ज्यूरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो वहां के बारे में भी फैसला कर रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये पेशावर हाईकोर्ट को ये केस नहीं सुनना चाहिए, और इसको वहां दायर करना भी बदनीयती है, और इसका स्टे ऑर्डर भी ठीक ठीक नहीं है, इसका आगे वहां चलना भी ठीक नहीं है। पेशावर हाईकोर्ट को अपनी साख का ख्याल रखते हुए इस ऐसी पिटिशन से खुद को अलग करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप मुतलका फोरम पे जाएं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप हमारे पास क्यों आए हैं? कोई इलेक्शन कमीशन का दफ्तर पेशावर में है जो आप पेशावर हाई कोर्ट में इस पे पिटिशन कर रहे हैं? पर इलेक्शन कमीशन को भी तो प्री एडमिशन नोटिस जारी किया गया है और कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। क्या तो मतवक्की जवाब होगा इलेक्शन कमीशन का? क्यों दिया है? स्टे क्यों दिया है? प्री एडमिशन नोटिस में स्टे क्यों दिया है? तो मेरा मतलब है स्टे नहीं देना चाहिए था। और मैं नहीं समझता स्पीकर कौमी असेंबली को पेशावर हाईकोर्ट के स्टे के मतहत हैं, उन्हें अरकान से हलफ ले लेना चाहिए। तो उनको पेशावर हाईकोर्ट का स्टे कौमी असेंबली के स्पीकर पर लागू नहीं होता, पंजाब असेंबली के स्पीकर पर लागू नहीं होता, सिंध असेंबली के स्पीकर पर लागू नहीं होता, बलूचिस्तान असेंबली के स्पीकर पर लागू नहीं होता। उसकी डोमेन सिर्फ केपी की हद तक है और पेशावर की हद तक है, वो उससे आगे नहीं जा सकता। ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब, आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। एमक्यूएम ने राब्ता कमेटी तहलील कर दी है, क्या वजह बनी? वो जो दो ऑडियोज उनकी लीक हुई हैं, एक कामरान टसोरी साहब की और एक मुस्तफा कमाल साहब की, वो ऑडियोज चूंकि एमक्यूएम लंदन ने लीक की थी, तो एमक्यूएम पाकिस्तान का ये ख्याल है कि उनकी राब्ता कमेटी में एमक्यूएम लंदन के एजेंट कायम मौजूद हैं। तो अब उन्होंने पूरी राब्ता कमेटी तहलील कर दी है। वैसे तो एमक्यूएम पाकिस्तान का ये मौकफ है कि हम उस एजेंट तक पहुंच गए हैं, और इदारे भी उस एजेंट तक पहुंच गए हैं जो एमक्यूएम लंदन के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान में मुखबरी करता था। लेकिन अभी तक वो नाम नहीं जारी किया गया। लेकिन अब जब नई राब्ता कमेटी बनाई जाएगी और जो पुरानी राब्ता कमेटी के जो नाम नई राब्ता कमेटी में मौजूद नहीं होंगे, उससे हमें एमक्यूएम लंदन के एजेंटों का पता लग जाएगा। और ये ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो एमक्यूएम लंदन के एजेंट अपनी राब्ता अपने अंदर से निकालने के लिए वो कर रहे हैं कि कौन एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी की सारी खबरें एमक्यूएम लंदन को देता है। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक एमक्यूएम राब्ता कमेटी तहलील इसलिए की गई है ताकि एमक्यूएम लंदन के एजेंट को निकाला जा सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।